नमस्कार, आप देख रहे हैं आपन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं निशा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस वार्ता की और अपनी प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि आज हमारी सरकार का गठन होने के बाद पहली कैबिनेट मंत्रिमंडल की आज पहली बैठक हुई है। 12 फरवरी 2022 को मैंने और मेरी पार्टी ने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष ये हमने संकल्प लिया था कि हमारी नई सरकार के गठन होते ही हम सिविल कोर्ट उत्तराखंड के अंदर लेकर आएंगे। और प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, आइए आपको सुनाते हैं। तो आज हमारी नई सरकार का गठन होने के बाद पहली कैबिनेट की आज मंत्रिमंडल की आज पहली बैठक हुई और जैसा कि 12 फरवरी 2022 को मैंने और मेरी पार्टी ने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष ये हमने संकल्प लिया था कि हमारी नई सरकार के गठन होते ही हम यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड के अंदर लेकर आएंगे। और उसके पीछे हमने कहा था कि हमारा राज्य हिमालय का राज्य है, गंगा का राज्य है, अध्यात्म और धार्मिक केंद्र बिंदु हमारा राज्य है। हमारी यहाँ की धार्मिक विरासत है, हमारी अपनी संस्कृति है, सैन्य बाहुल्य हमारा प्रदेश है। प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना में है, किसी के घर का बेटा है, किसी की बेटी है, किसी का चाचा है, किसी के पिता हैं। वो हिंदुस्तान के किसी न किसी कोने में सेना में जाकर या अर्धसैनिक बलों में, सेना में या अन्य किसी फोर्सों में जाकर अपनी सेवाएं देश को दे रहे हैं। वहीं हमारा राज्य दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से भी लगा हुआ है। ऐसे में जरूरी है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर एक ऐसा कानून होना चाहिए जो सभी के लिए समान हो। और हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष ये संकल्प लिया था कि हमारी सरकार के गठन होते ही हम इसे लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे और एक स्टेक होल्डर्स, विधि विशेषज्ञ और समाज के क्षेत्र में जिनका बड़ा अनुभव है, विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने काम किया है, उन सभी को मिलाकर एक कमेटी का हम गठन करेंगे, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी और हमारी सरकार उसको लागू करेगी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में भी राज्य सरकारों के लिए इसका प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकारें अपने प्रदेश में इस प्रकार की व्यवस्था को लागू कर सकती हैं और केंद्र को प्रस्ताव भेज सकती हैं। साथ ही बीच बीच में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी इस पर लगातार नाराजगी व्यक्त की गई थी कि ये यूनिफॉर्म। उत्तराखंड में सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहली कैबिनेट बैठक आज से शुरू हो गई। वहीं पुष्कर सिंह धामी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक विशेष समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। समिति में विविध विशेषज्ञ शामिल होंगे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हम राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने आगे कहा कि कैबिनेट में सर्वसहमति से लिया गया ये निर्णय उत्तराखंड पहला राज्य है। के बाद पहली कैबिनेट की आज मंत्रिमंडल की आज पहली बैठक हुई और जैसा कि 12 फरवरी 2022 को मैंने और मेरी पार्टी ने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष ये हमने संकल्प लिया था कि हमारी नई सरकार के गठन होते ही हम यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड के अंदर लेकर आएंगे। और उसके पीछे हमने कहा था कि हमारा राज्य हिमालय का राज्य है, गंगा का राज्य है, अध्यात्म और धार्मिक केंद्र बिंदु हमारा राज्य है। हमारी यहाँ की धार्मिक विरासत है, हमारी अपनी संस्कृति है, सैन्य बाहुल्य हमारा प्रदेश है। प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना में है, किसी के घर का बेटा है, किसी की बेटी है, किसी का चाचा है, किसी के पिता हैं। वो हिंदुस्तान के किसी न किसी कोने में सेना में जाकर या अर्धसैनिक बलों में, सेना में या अन्य किसी फोर्सों में जाकर अपनी सेवाएं
देश को दे रहे हैं। वहीं हमारा राज्य दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से भी लगा हुआ है। ऐसे में जरूरी है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर एक ऐसा कानून होना चाहिए जो सभी के लिए समान हो। और हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष ये संकल्प लिया था कि हमारी सरकार के गठन होते ही हम इसे लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे और एक स्टेक होल्डर्स, विधि विशेषज्ञ और समाज के क्षेत्र में जिनका बड़ा अनुभव है, विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने काम किया है, उन सभी को मिलाकर एक कमेटी का हम गठन करेंगे, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी और हमारी सरकार उसको लागू करेगी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में भी राज्य सरकारों के लिए इसका प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकारें अपने प्रदेश में इस प्रकार की व्यवस्था को लागू कर सकती हैं और केंद्र को प्रस्ताव भेज सकती हैं। कैबिनेट की जो बैठक हुई, सभी कैबिनेट के सदस्यों को, मुख्यमंत्री जी को बधाई शुभकामनाएं दी। और जो भारतीय जनता पार्टी ने जनता से वायदा किया था कि हम लोग आने वाले समय में सरकार बनने के बाद इस मैनिफेस्टो के आधार पर, दृष्टिपत्र के आधार पर सरकार हमारी काम करेगी, तो आज सभी मंत्रीगणों को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को उत्तराखंड राज्य की 5वीं विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष पद पर गुरुवार को बीजेपी से कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी भूषण ने नामांकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, रेखा आर्या सहित कई विधायक मौजूद थे। कोटद्वार विधानसभा से विधायक रितु खंडूरी भूषण ने उत्तराखंड विधानसभा के इतिहास में पहली महिला प्रत्याशी के रूप में विधानसभा अध्यक्ष के पद में के लिए नामांकन भरा। विधानसभा सचिव के कार्यालय में नामांकन प्रक्रिया पूर्ण की गई। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए 24 और 25 मार्च की तिथि रखी गई है, जबकि 26 मार्च को सदन में विधानसभा अध्यक्ष के लिए निर्वाचन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों और विधायकों द्वारा रितु खंडूरी को बधाई और शुभकामनाएं दी गई। आपको बता दें कि नामांकन के दौरान प्रस्तावक में खजान दास, मुन्ना सिंह चौहान समेत कई लोग गणमान्य जन शामिल रहे। अपने संगठन का, अपने प्रधानमंत्री जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और अपने मुख्यमंत्री जी का कि जिस तरह की परिपाटी चली आ रही है 2017 से, जहां महिलाओं का सम्मान होता है, आज उसी में ये एक मजबूत कड़ी दोबारा से जुड़ी है। तो मैं आभार अपने पार्टी का करती हूँ। साथ ही साथ सभी बहनों का, उत्तराखंड के सभी बहनों का आज सम्मान हुआ है। जिस तरह से उन्होंने इस इलेक्शन में, इस राजनीतिक उत्सव में भाग लिया, बढ़ बढ़कर भाग लिया और दोबारा से डबल इंजन की सरकार यहाँ स्थापित की है। और आज मेरा यहाँ नामांकन भरना सभी महिलाओं का आज सम्मान हुआ है। लालकुआं विधानसभा के विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट राजधानी देहरादून से शपथ ग्रहण के तुरंत बाद एक्शन मोड पर दिखे, जहां कई वर्षों से लंबित पड़े हल्दू चौड़ के निर्माणाधीन सरकारी अस्पताल के भवन का औचक निरीक्षण किया गया। विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट ने पूरे अस्पताल का निरीक्षण करते हुए कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को कंस्ट्रक्शन में लगाई जा रही सामग्री की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखने की बात कही और कई जगहों पर सही गुणवत्ता की सामग्री नहीं लगाए जाने पर कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को निर्देश दिया कि तुरंत इस कार्य को पुनः किया जाए। पिछले 10-12 मेरी पहली प्रायोरिटी में था। मैंने चुनाव जीतने के अगले दिन जो है सीएमओ मैडम को कहा था कि अस्पताल को आप कब तैयार करके देंगे, हमें बताइए। मैंने कहा इतना बड़ा जो है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है, इतना पैसा जनता का, गवर्नमेंट का इसमें लगा हुआ है। तो उन्होंने फिर बीच में होली आ गई, बीच में एक दो दिन डीजी उनकी मैडम आई थी, उससे भी जी थे। तो आज फिर उन्होंने जो है यहाँ पर आए हैं लोग, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, और जो बना रहे हैं उनको भी बुलाया गया है। और दिख रहा है कि जो है निर्माण कार्य में भी काफ़ी लापरवाही हो रही है और काफ़ी स्लो भी काम चल रहा है। तो निर्देश दे दिए गए हैं कि अधिकतम जो है मई के पहले हफ्ते तक ये स्वास्थ्य विभाग को बिल्डिंग हैंड ओवर करेंगे और सारे काम आज से हर फील्ड में काम होगा। जो ब्रिक वर्क है वो भी होगा, जो टाइल वाले टाइल लगाएंगे, पेंटर पेंट करेंगे, और जो अन्य काम है सारे काम कल से शुरू होंगे, ऐसा इनको निर्देश दे दिया गया है। बिल्कुल ऐसे अगर ऐसी अन्य जगहों पर देखा गया तो हम तो फिर पूरी जांच करवाएंगे इसमें। अगर इस तरह की दिक्कत आएगी तो जहीं दिखाई दे रहा है गुणवत्ता में काफ़ी कमी दिखाई दे रही है। खेद का विषय है क्योंकि हमारा सीएससी हल्दू चौड़ यहाँ के लिए एक लैंडमार्क होना चाहिए और काफ़ी लाभार्थियों को भी फायदा देगा, लेकिन अभी इसकी कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा भी टाइम बजट थी, उसकी वजह से
थोड़ा सा देर हुई है, लेकिन विधायक जी और बिल्कुल की जो टीम आई है उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि मई तक पूरा कोशिश करेंगे कि हमें हैंडओवर हो जाए, और जैसे हैंडओवर होता है जो CSC के मानक होंगे उस हिसाब से ह्यूमन रिसोर्सेज डिप्यूट कर दिया जाएगा। हल्की सी सिला नज़र आ रही है और शायद हल्का सा दीवार पे भी थोड़ा सा रेता निकल रहा है और अलाइनमेंट नहीं है, तो आप ब्रिडकुल के अधिकारी यहीं पर खड़े हैं और इन्होंने आश्वासन दिया है क्योंकि दे आर ऑल इंजीनियर्स एंड दे हैव टू मेंटेन द क्वालिटी, तो ये आश्वासन दे रहे हैं कि ये खुद पर्सनली देखेंगे और जहाँ इनको चाहिए, जहाँ लगेगा कि भाई क्वालिटी पे क्वालिटी इज नॉट जस्टिफाइड, तो इसको तोड़ के भी ये सही करेंगे, इसका इन्होंने हमें आगाह किया। मैम लगातार मॉनिटरिंग भी नहीं थी, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थे क्योंकि काफ़ी बड़ा एक CSC बन रहा है, काफ़ी बड़ी लागत का है, तो थोड़ा फेज मैनर में पैसा हमें मिल रहा है, जब तक पैसा मिल रहा है कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, तो लेट्स होप फॉर बेटर कि जल्द से जल्द हम लोग बिल्कुल के अधिकारी यहीं खड़े हैं, आपके कॉन्ट्रैक्टर जो डिप्यूट करे गए हैं उनके द्वारा वहीं खड़े हैं और पूरा जो स्किन निकली है दीवारों की वो पूरी निकाली जाएगी और केमिकल ट्रीटमेंट किया जाएगा। नहीं तो हमारे जो MOIC डॉक्टर हरीश पांडे उनके द्वारा प्रतिदिवस यहाँ पे भी भ्रमण करते हुए क्वालिटी को मॉनिटर किया जाएगा, उसमें हम कोई लापरवाही नहीं करेंगे। ये मॉनिटर किया जा रहा था, ये जो लास्ट फेज वाली है ये अभी बना है, ये अभी लास्ट 3-4 मंथ्स में भी बना है, सब लोग कोविड में भी बिजी थे, हम लोग 2 साल से आप देख रहे हैं कि सभी कोविड में थे, बट नाउ वी आर फ्री विद कोविड, अब हम इसी में ही मॉनिटर करेंगे, को देखा जाएगा और मुझे लगता है जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं इनको इस चीज़ का ज्ञान है और ऐसी कमी या लापरवाही नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे कि मैं अपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदया को इस बारे में अवगत कराऊंगी और जो हमारे मानक होते हैं क्वालिटी को किस तरह आपको उसको क्वालिटी कंट्रोल। उत्तराखंड की नई सरकार आज विधिवत रूप से अपना काम शुरू करेगी। इससे पहले पुष्कर सिंह धामी के साथ ही 8 विधायक ने मंत्रिमंडल के सदस्य के तौर पर शपथ ली। इन नामों में सतपाल महाराज और धन सिंह रावत जैसे नाम हैं जो पिछली सरकार में भी मंत्री थे। वहीं सौरभ बहुगुणा और चंदन रामदास जैसे नए चेहरे भी हैं। नए मंत्रिमंडल में 5 गढ़वाल क्षेत्र से मंत्री बनाए गए तो वहीं 3 कुमाऊं से भी मंत्री बनाए गए हैं। वहीं मंत्रियों को बनाने में जातिगत गणित का भी पूरा ध्यान रखा गया है। 3 ठाकुरों को मंत्री बनाया गया है तो 3 ब्राह्मणों को भी मंत्री बनाया गया है, जबकि दलित समुदाय से भी 2 मंत्रियों को विधायक बनाया गया है। लक्ष्य सैन्य धाम को पूरा करना है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं जिस भावना के साथ हम उसको बना रहे हैं, जब लोग उत्तराखंड आएंगे, जिस प्रकार बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री को देखते हैं, उस सैन्य धाम को उसको देखने आएंगे। कि राज्य के हित में हम अच्छे निर्णय करेंगे, अच्छे फैसले लेंगे, 0 टॉलरेंस की सरकार चलाई जाएगी और मैं कह सकता हूं एक ईमानदार सरकार चलाने का काम करें। निश्चित रूप से सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस ध्येय के साथ काम किया जाएगा और महिलाओं और युवाओं के। गर्मी का मौसम आते ही अल्मोड़ा शहर में पेयजल आपूर्ति का संकट गहराता जाता है, जबकि अल्मोड़ा शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को पेयजल आपूर्ति के लिए अल्मोड़ा की कोसी नदी को बैराज बनाया गया है। इसके बावजूद भी जल संस्थान लोगों की जलापूर्ति करने में असफल साबित हो रहा है। पिछले कई दिनों में शहर में पानी की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। हालत ये है कि शहर की पाइपलाइन जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, लेकिन विभाग चुप्पी साधे हुए है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि पाइपलाइनों में को बदलने का काम कछुआ गति से चल रहा है। प्रॉब्लम यह है 1 महीने से पानी नहीं आ रहा है, सारा गंदा पानी आ रहा है, सीवर का पानी आया है। मुख्यमंत्री उसमें भी टोल फ्री नंबर पे भी हमने फ़ोन किया, तब ये काम शुरू हुआ, नहीं तो उससे पहले कोई देखने के लिए राजी नहीं था इसको। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि साफ पानी है, लेकिन अब आ रहा है, अब काम चल रहा है। कनेक्शन हमको नाले में सड़े हुए मिले, जिनको हमने ठीक कर दिया था, बाकी उपभोक्ताओं को सुचारू रूप से पानी मिल गया था। दोबारा फिर एक बार फिर शिकायत जैसी आई तो हमने काम शुरू कर दिया। 50 साल पुरानी CI की लाइन है, कहीं न कहीं अंदर लीकेज हो गई है, जिसको हम अब पूर्ण तरह बदल रहे हैं। 4 धाम यात्रा के मद्देनजर ऋषिकेश में चंद्रभाग पुल से लेकर नेपाली फार्म तिहारे तक जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। NH, पुलिस, PWD और नगर निगम के संयुक्त टीम ने जाम की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए संयुक्त निरीक्षण किया। इस दौरान आधा दर्जन स्थानों पर अस्थायी रूप से किए गए अतिक्रमण को संबंधित विभागों की टीम ने हटाया। मुख्य रूप से श्यामपुर पुलिस चौकी के ठीक सामने पूर्व चिन्हित स्थायी अतिक्रमण को JCB से ध्वस्त करा दिया गया।
मौके पर सभी विभागों की टीम ने दुकानदारों से सड़कों पर अतिक्रमण नहीं करने की अपील की और चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अतिक्रमण करने से दुकानदार बाज नहीं आए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पाली फार्म से अरे चंद्रभागा पुल तक है और इधर इस श्यामपुर से नटराज तक, ये इनके पास डिवीजन के पास है। उन्हीं रोडों का यहाँ पर 4 धाम यात्रा के मद्देनजर ताकि जाम की समस्या से निजात मिल सके, उस बारे में निरीक्षण किया जा रहा है। कौन कौन से विभाग इसमें तो विभाग अभी हम लोग मौके पर तो पुलिस विभाग है। तो फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। लालकुआ प्रतिबंधित प्लास्टिक और सिंगल यूज पॉलिथीन के खिलाफ पुलिस और प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से चलाए गए अभियान में दर्जनों दुकानों में छापा मारते हुए तलाशी की गई। साथ ही दर्जन भर लोगों का चालान भी काटा गया। इस दौरान व्यापारियों में हड़कंप मच गया। बता दें कि दुकानों में प्लास्टिक और पॉलिथीन की तलाश में छापेमारी की गई और फल और ठेले वालों को भी रोककर उनकी जांच की गई। इस दौरान सभी को हिदायत देते हुए कहा गया कि पहले दिन मात्र 100 रुपये का चालान काटा जा रहा है। यदि भविष्य में भी उनके यहाँ पॉलिथीन या प्रतिबंधित प्लास्टिक पाया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। को रोकने के लिए और थर्माकोल या उससे बनी हुई चीज़ों के उपयोग को रोकने के लिए और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और साथ साथ में जिन लोगों के पास प्लास्टिक की चीज़ें पाई जा रही हैं, पॉलीथीन या किसी भी तरीके के गिलास, डिस्पोजल गिलास, तो उनका 100 रुपये के हिसाब से चालान किया जा रहा है। अभी तक 7-8 लोगों का चालान किया गया है। बाकी सभी लोगों को हिदायत दी जा रही है कि कोई भी इस तरीके की चीज़ों का उपयोग ना करें। आज मेन सड़कों पर ही अभियान किया गया है, मेन लालकुआ रोड पर ही, और जितने भी ठेले थे सभी लोगों को बताया गया। ये अभियान लगातार जारी रहेगा और आपके माध्यम से मेरी लोगों से अपील है कि कोई भी प्लास्टिक का या डिस्पोजल चीज़ों का उपयोग ना करें जिससे पर्यावरण को हानि होती हो। प्रथम बार में 100 रुपये का आर्थिक। रुड़की में पुरकाजी मार्ग पर अचानक बस का टायर फटने से मिनी बस पलटने से दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बस पलटने के बाद NH 58 पर दोनों तरफ लंबा जाम लग गया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पलटी हुई गाड़ी को हटवाकर घायलों को अस्पताल में भेजा और इसके साथ बस में 20 से 25 सवारियां मौजूद थी। वहीं रुड़की सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने घायलों को गंभीर स्थिति को देखते हुए कुछ घायलों को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। बाकी घायलों को अभी अस्पताल में ही उपचार किया जा रहा है। कितने घायल है इसमें? उसमें 20-21 के करीब पैसेंजर हो गए। अच्छा, ज़्यादा सवारी बिठा रखी थी, ज़रूरत से ज़्यादा इसमें जो टायर था? 20-21 आदमी थे, इसमें ज़्यादा कोई नहीं। घायल कितना है इसमें? घायल 8-9 जने हो गए यहाँ से। 8-9 जने, एक दो जो होगा वो गुरुकुल गया होगा और यहाँ पे 8-9 आए हुए हैं रुड़की से अस्पताल से। मिनी बस के पलटने की कुछ पलट गई थी, जिसके कारण इसमें मौजूद 14 लोग थे। 14 लोगों में से सभी को चोटें आई हैं, हमारे पास लाया गया। रुड़की के खानपुर क्षेत्र में नकली नोटों की सप्लाई और प्रिंटिंग को लेकर खानपुर पुलिस ने एक अभियान चलाकर 2 अभियुक्तों को करीब 50,000 रुपये के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल तहसील स्थित कैंप कार्यालय पर घटना का खुलासा करते हुए SP देहात परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि पुलिस टीम को पिछले काफी समय से सूचना मिल रही थी कि हरिद्वार जनपद के सीमावर्ती क्षेत्रों में नकली नोटों का कारोबार जोरों पर किया जा रहा है। इसके साथ ही नकली नोटों के कारोबारियों के तार हरिद्वार क्षेत्र से भी जुड़े हो सकते हैं। इसको लेकर SSP हरिद्वार के निर्देश पर CO लश्कर के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन किया गया। वहीं पुलिस टीम द्वारा इस संबंध में विभिन्न स्तर पर जानकारियां जुटाई गई। इस बीच पुलिस टीम अंतर्राज्यीय बॉर्डर मुजफ्फरनगर पर वाहन चेकिंग कर रही थी, तभी उन्हें एक किड कार आती हुई दिखाई दी, जिसे रोककर उन्होंने चेकिंग की तो कार में बैठे लोगों के पास 50,000 नकली नोट निकले,
जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी जांच में जुट गई और उनके तार कहां तक फैले हैं इसकी जांच में जुटी हुई है। खासकर लक्सर और खानपुर क्षेत्र में लगातार नकली नोटों के चलन का पता चलता रहा है। उसमें कुछ पता हम लोगों को चला था कि कुछ लोग इसी तरीके के नकली नोटों को चलन में ला रहे हैं। इस संबंध में हमारे सीओ लक्सर और एसओ खानपुर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था जो इस तरीके की घटनाओं को लगातार चेक कर रही थी। इसमें कुरबान नाम के व्यक्ति का नाम आया था जो इस तरीके का कार्य कर रहा है। इस संबंध में कल जब इसकी गाड़ी को चेक किया गया, इसके साथ इसका एक सहकर्मी भी साथ में था इसके, जब इनको चेक किया गया तो इनसे कुछ नकली नोटों को बरामदगी की गई। फिर उनके द्वारा जब और पूछताछ की गई, गहन पूछताछ, तो उनके द्वारा बताया गया कि इस तरीके की घटनाएं पिछले कुछ समय से कर रहे हैं और प्रिंटर के साथ साथ 50,000 के नकली नोट हम लोगों के द्वारा बरामद किए गए हैं। इसमें पूर्व में भी इनका कोई इतिहास रहा है नहीं, उसका हम लोग पता लगा रहे हैं और जल्दी ही हो सकता है इसमें अन्य और भी गिरफ्तारियाँ की जा सकती है। अभी 2 लोगों की गिरफ्तारी की। उत्तराखंड रोडवेज यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए कितने भी दावे कर ले, लेकिन वास्तविकता ये है कि लगातार उसके बेड़े में शामिल बसों में कमी की जा रही है। स्थिति तो यहाँ तक है कि 2021 और 22 में 5 मार्च तक कोई नई बस रोडवेज में संचालन हेतु शामिल भी नहीं की गई है। यात्री 10 वर्षों से अधिक पुरानी 29 बसों में ही यात्रा करने को मजबूर हैं। वहीं इसकी जानकारी सूचना अधिकारी विभाग द्वारा दी गई है। उत्तराखंड रोडवेज यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के दावे करता है, लेकिन जब हमने इसकी वास्तविकता पता करने की कोशिश की और हमने पूछा कि कितनी पुरानी बसें संचालित हैं और कितनी नई बसें हैं शामिल की गई हैं, कितनी हटाई गई हैं, तो उससे चौंकाने वाले जो है आंकड़े सामने आए हैं। जैसे पहली बात ये कि 10 वर्षों से पुरानी 29 बसें जो हैं अभी भी यात्री उसमें यात्रा करने को मजबूर हैं। इसके अलावा जो है 326 बसें संचालन से बाहर की गई 1 जनवरी 2020 से लेके अब तक 5 मार्च 2022 तक इन्होंने सूचना दी है, और जो शामिल की गई वो सिर्फ 191 बसें शामिल की गई। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तराखंड रोडवेज के बेड़े से 135 बसें गायब हो गई, 135 बसें कम हो गई, जबकि बढ़नी चाहिए थी। सारे यात्री बढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, सुविधाएं आपको बढ़ानी है तो बढ़ानी पड़ेंगी, लेकिन उसमें जो है वो बाहर हुई। और बड़े आश्चर्यजनक बात यह है कि 2020 मॉडल काशीपुर में बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में चहलकदमी कर रहे एक युवक को गश्त कर रही पुलिस ने धर दबोचा। वहीं पूछताछ में उन्होंने अपना नाम इंद्रजीत निवासी खड़गपुर देवीपुरा बताया। पुलिस ने उसके कब्जे से एक बड़े फलके का रामपुरी चाकू बरामद किया है। और वहीं पुलिस ने बताया कि यहां हाल ही में जो चेती मेला लगने जा रहा है, मेले की सुरक्षा को लेकर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। इसी के साथ पुलिस संदिग्ध लोगों पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। आज पुलिस ने उपरोक्त व्यक्ति का चालान कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। ये आज सुबह गश्त में सुबह के टाइम पे लगभग 5 से 6 बजे के बीच में एक इंद्रजीत नाम का व्यक्ति जो खड़गपुर का रहने वाला है, उसको दौरान गश्त पुलिस पार्टी द्वारा जब चेक किया तो बेहलापुर के पास उससे जो है एक अवैध चाकू बरामद हुआ, जिसके जसपुर कोताली क्षेत्र अंतर्गत हजीरो गांव के एक मुर्गी फार्म पर युवक का गोली लगा हुआ शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जहां फार्म पर काम कर रहे मजदूरों ने पुलिस को अवगत कराया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो लग रहा है कि इसने मारा है। किसने? यशवंत सिंह चौहान ने। यहाँ पे काम करता था। क्या काम था यहाँ पे? यहाँ पे ड्राइवरी भी करता था और काम भी करता था। जिसे रात फ़ोन किया था, जब मैंने फ़ोन किया था 10:30 बजे, तो ये गेट के बाहर खड़ा था। सूचना दी थी बबलू ने, जो काउंटेड है बबलू। हमने देखा कि ये अंदर कमरे में पड़ा हुआ था, ऐसे ही गोली लगी हुई। नाम यशवंत सिंह चौहान का है। तो आपको लगता है कि उन्होंने ये काम कराया? हाँ जी, उन्होंने ही काम करवाया है। ये अभी सुबह हमको सूचना मिली थी 8 बजे के करीब कि हजीरो गांव में एक फार्म हाउस है, कोई एडवोकेट, तो उनका फार्म हाउस है। वहाँ पे उनका जो साथ काम करने वाला लड़का रहता था, तो फार्म हाउस की कुटिया में उसकी बॉडी पड़ी है। तो जब मौके पे आए तो वो मतलब डेथ हो चुकी थी उसकी।
और पिस्टल भी थी सामने। अभी पीएम पंचायतनामा कर दिया है, पीएम के लिए भेज दिया है, तो पीएम रिपोर्ट जैसी आती है वैसे ही क्लियर हो जाएगा कि क्या है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।